बीए पार्ट वन के सभी विद्यार्थियों को मेरे यूट्यूब चैनल में एक बार पुनः वेलकम है। जैसे आप लगातार देख रहे हैं कि मैं आपके बीच में यहाँ हर एक विषय से संबंधित गेस प्रश्नों को लाने का प्रयास कर रहा हूँ। तो आइए यहाँ पे हम बीए पार्ट वन के सभी विद्यार्थियों को जो मनोविज्ञान पेपर को लिए हुए हैं, मनोविज्ञान उनका ऑनर्स के रूप में है, तो यहाँ पेपर टू के बारे में हम आपसे बातें करेंगे। पेपर टू में सिर्फ यहाँ 10 प्रश्नों का मैं एक सेट रखा हूँ और मैं पूरे उम्मीद के साथ आपको यह आश्वस्त कर देना चाहता हूँ कि यदि 10 प्रश्नों का आप आंसर देख लेते हैं, आप अपने नोटबुक के माध्यम से या आप मेरे यूट्यूब चैनल में दिए गए उत्तरों के माध्यम से, आंसर्स के माध्यम से यदि आप देखते हैं, तो मुझे उम्मीद है कि आप बहुत बेहतर मार्क्स हासिल कर सकते हैं। आपके लिए यह शुरुआती ईयर है, स्टार्टिंग ईयर कह सकते हैं। तो अगर इसमें बेहतर करते हैं तो आपके नेक्स्ट 2 ईयर्स में भी आपको बेहतर होगा। और यदि मेरा वीडियो अंत तक देखने के बाद पसंद आता है तो निश्चित रूप से मेरे वीडियो को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और हो सके तो शेयर भी करें। तो यहाँ पे देखिए 10 प्रश्नों का सेट जो मैं तैयार किया हूँ। इस 10 प्रश्नों में आपको सबसे पहला प्रश्न आपके स्क्रीन बोर्ड पे सामने नजर आ रहा है, जिसमें आप देखेंगे कि स्पिनोजा जो यहाँ पे हैं, इनके मन और शरीर से संबंध कैसे स्थापित करते हैं, कि मन और शरीर को एक दूसरे से कैसे संबंधित करते हैं, कैसे संबंध को स्थापित करने के विचारों को देते हैं, कैसे स्थापित करने की बातों को करते हैं। अगर ऐसा इनकी विचारधारा है, यानी स्पिनोजा की विचारधारा है, तो इस विचारधारा का वर्णन करना है, इस विचारधारा को लिखना है। तो इस तरह से दिया गया है कि स्पिनोजा के मन और शरीर के में संबंध कैसे स्थापित किया, वर्णन करें। तो इस तरह आपके प्रश्न है। तो स्पिनोजा के माध्यम से जो यह संबंध है शरीर से और मन से, इसको स्थापित करना है। पुनः आपका यहाँ स्क्रीन पे दूसरा प्रश्न सामने नजर आ रहा है, जो यह भी आपके दूसरा प्रश्न भी इसी विद्वान के माध्यम से दिए गए हैं, इसी विद्वान के नाम लिए गए हैं कि स्पिनोजा के आकार सिद्धांत की व्याख्या करें। तो आप देख रहे हैं यहाँ कि यहाँ मन सिद्धांत की बात किया गया है, मन को यहाँ जोड़ने की बात किया गया है, फिर यहाँ आकार सिद्धांत की बात की जा रही है। तो इस तरह से आपको देखने से ही पता चल रहा है कि स्पिनोजा के जो विचार हैं, स्पिनोजा की जो विचारधाराएं हैं, आप इनके विचारधाराओं को निश्चित रूप से एक बार अध्ययन कर लें कि इनके द्वारा दिए गए जो विचारधाराएं हैं वह कौन कौन सी विचारधाराएं हैं, कैसे कैसे सिद्धांत है, क्योंकि यह एक प्रश्न आपका निश्चित परीक्षा में आने वाला है। तो इस तरह से आपका यह दूसरा प्रश्न कंप्लीट होता है। पुनः इसके बाद आप देखेंगे यहाँ आपके स्क्रीन बोर्ड पे तीसरा प्रश्न सामने नजर आ रहा है। इस तीसरे प्रश्न में आप देखेंगे कि जो यहाँ दिया गया है कि लाइबनिट्स के मोनाडवाद का स्पष्ट विवरण प्रस्तुत करें। तो लाइबनिट्स जो हैं, इनके द्वारा जो मोनाडवाद की व्याख्या की गई है, मोनाडवाद के विचारों को लाया गया है। तो मोनाडवाद कि कौन सी विचारधाराओं को इन्होंने प्रकाशित किया है, प्रतिपादित किया है, इस विचारधाराओं को स्पष्ट करना है, इस विचारधाराओं के विवरण को प्रस्तुत करना है। तो यह भी आपके लाइबनिट्स के जो विचारधारा है, इस विचारधारा को प्रस्तुत करने की बात की गई है, तो आपको प्रस्तुत करना है। इसके बाद यह तीसरा प्रश्न जैसे के बाद आप देखेंगे कि स्क्रीन बोर्ड पे आपका चौथा प्रश्न सामने नजर आ रहा है कि चौथे प्रश्न में आपके लिए यहाँ जो गेस किया गया है, या आप पाएंगे यहाँ कि जैसे ह्यूम के अनुभववाद की व्याख्या करना है। ह्यूम महोदय ने अनुभववाद की व्याख्या किस प्रकार से किया है, ह्यूम महोदय के द्वारा अनुभववाद क्या है, इस अनुभववाद के बारे में उल्लेख करना है, अनुभववाद के बारे में बताना है। तो ह्यूम महोदय के द्वारा अनुभववाद की कौन कौन सी बातें की गई है, यह बहुत ही महत्वपूर्ण, यह भी दिख रहा है आपका प्रश्न। तो इस तरह से आपको, जैसे मैं बता रहा था कि प्रत्येक प्रश्न महत्वपूर्ण है, इस तरह से चौथा प्रश्न जैसे ही कंप्लीट होता है तो आप जानेंगे इस बात को कि हर एक प्रश्न अति महत्वपूर्ण है। यदि आप फर्स्ट ईयर को बेहतर करना चाहते हैं और प्रत्येक साल का रिजल्ट आपका बेहतर होना चाहिए, तो आप प्रत्येक प्रश्नों को देखेंगे। जैसे स्क्रीन पे देख रहे हैं कि यहाँ 5वें प्रश्न के रूप में मैं यहाँ पे सामने दिख रहा है कि देश काल से संबंधित कांट के विचारों को लिखें। तो देश काल से संबंधित, देश काल में कांट महोदय ने अपने किस तरह के विचारों को प्रस्तुत किए हैं, किस तरह के विचारों को दिए हैं। तो इस कांट महोदय के द्वारा दिए गए विचारों को, यहाँ देश काल से संबंधित कांट के विचारों को लिखने की बात की गई है। इस कांट के विचारों को लिखना है। तो
हम कांट महोदय की विचारधाराओं को समझेंगे। इसके बाद इनके द्वारा दिए गए देशकाल की जो व्यवस्था है, देशकाल के जो विचार हैं, इस विचार का वर्णन करने का हम काम करेंगे। तो कांट महोदय ने कौन कौन से विचारधाराओं को देश के प्रति देने का काम किए हैं, इसके बाद आप देखेंगे कि छठे नंबर प्रश्न के रूप में आपके स्क्रीन पे सामने नजर आ रहा है छठे प्रश्न जो दिए गए हैं। इस छठे प्रश्न में भी अगर आप इसके प्रत्येक प्रश्न का उत्तर ढूंढेंगे तो आप मेरे YouTube चैनल पे देखेंगे। यहाँ छठे प्रश्न है कि ईश्वर का अस्तित्व, यदि ईश्वर है तो उनका अस्तित्व भी होगा निश्चित रूप से। इस विचारधारा को सिद्ध करने के लिए लाइबनिज महोदय ने जो अपने विचारों को रखा है, अपने युक्तियों को रखा है, इसकी विवरण देना है। लेकिन कैसे विवरण देना है? तो आलोचनात्मक रूप से देना है। क्योंकि देखिएगा, कई बार ऐसा होता है कि आलोचनात्मक विवरण अगर देता है, हम प्रश्न को सही ढंग से नहीं पढ़ पाते हैं और उसकी आलोचनात्मक छोड़ के उसकी जो यानी हम उसके दूसरे विवरण की तरफ चले जाते हैं। तो यहाँ हम ध्यान देंगे कि आलोचनात्मक विवरण की बात की गई है। फिर आपके सातवें प्रश्न स्क्रीन पे जो दिख रहा है, इस सातवें प्रश्न में भी आप देखेंगे कि यह भी बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है सातवां, क्योंकि इसका हर एक प्रश्न महत्वपूर्ण है। सातवें प्रश्न में आप पाएंगे कि कांट का संश्लेषणात्मक प्रगनुभविक निर्णय क्या है, वर्णन करें। देख रहे हैं यहाँ कांट महोदय ने संश्लेषणात्मक जो बातें रखी हैं और इसके साथ जो प्रगनुभविक निर्णय उन्होंने जो दिया है, यह प्रगनुभविक निर्णय कौन कौन सा है, इस प्राणुभौतिक निर्णय का वर्णन आपको करना है। तो सबसे पहले हम आपको फिर से एक बार बता देना चाहते हैं कि कांट महोदय के विचारों को समझेंगे, इनके संश्लेषण के संबंधित विचारों को समझेंगे और इसके बाद इनके द्वारा प्रयोग किए गए जो निर्णय हैं उस निर्णय को समझेंगे। फिर आपके स्क्रीन पे यहाँ आठवें प्रश्न नजर आ रहे हैं कि आठवें प्रश्न के रूप में आप पाएंगे कि यहाँ दिया गया है कि डेकर्ता के संदेह विधि, डेकर्ता जो है इनकी संदेह विधि जो है, इस संदेह विधि का वर्णन करना है डेकर्ता महोदय द्वारा जो संदेह विधि है। और इस संदेह विधि में यह दिया गया है अगले लाइन में, अगले पंक्ति में है कि इन्हें आधुनिक दर्शन का पिता क्यों कहा जाता है। तो डेकर्ता जो है, डेकर्ता महोदय को संदेह विधि का इन्होंने जो वर्णन किया है, इसके साथ साथ यहाँ यह बात बहुत ही महत्वपूर्ण दिख रहा है कि इन्हें आधुनिक दर्शन का, यानी कि आधुनिक दर्शन की अगर हम बात करें तो इस आधुनिक दर्शन का पिता ही इन्हें मान लिया जाता है। तो पिता इन्हें क्यों मान लिया गया है, क्यों इन्हें पिता कहा जाता है, इस बात का वर्णन करना है। फिर आपके 9वां प्रश्न में देखेंगे कि यहाँ जो 8वें प्रश्न में डेकार्ता देखे थे, 9वें प्रश्न में भी डेकार्त की बात आ रहा है। तो डेकार्त के द्वारा मैं सोचता हूँ यहाँ दिए गए हैं। डेकार्त ने अपने विचारों को दिया है कि मैं सोचता हूँ इसलिए मैं हूँ, मैं सोचता हूँ इसलिए मैं हूँ कि समीक्षात्मक व्याख्या करें। यानी कि अगर इनके विचार हैं कि मैं सोचता हूँ तो इसलिए ही मैं हूँ, अगर मैं नहीं सोचता तो मैं नहीं होता, इनकी बातें हैं। तो इस तरह की बातों का अगर हम यहाँ देखते हैं तो इनकी समीक्षात्मक जो व्याख्या है, इसे समीक्षात्मक व्याख्या के रूप में हमें प्रस्तुत करना है। तो डेकार्ता संबंधी यानी डेकार्त महोदय संबंधित 2 प्रश्न दिए गए हैं, तो एक प्रश्न इसमें से आना ही आना निश्चित है। और अंतिम प्रश्न आप देखेंगे जो आपके स्क्रीन बोर्ड पर दिख रहा है कि यहाँ 10वें नंबर प्रश्न के रूप में जो लिया गया है, या 10वां प्रश्न आपका क्या है कि बर्कले जड़ तत्वों का खंडन किस प्रकार करते हैं। बर्कले महोदय जो है जड़ तत्वों का खंडन कैसे करते हैं, जड़ तत्व का खंडन करने के लिए वो कैसे कैसे विचारों का उपयोग करते हैं। तो इस विचारों का वर्णन करना है, इस विचारों को लिखना है कि बर्कले के द्वारा जड़ तत्वों का खंडन किस प्रकार किया गया है, इसका वर्णन करना है। तो आप यहाँ आपको हम बार बार इस बात को बताने का प्रयास कर रहे हैं कि इसका हर एक प्रश्न अति ही महत्वपूर्ण है। आपके 10 प्रश्नों का यह सेट है और 10 प्रश्न अति ही महत्वपूर्ण है। यदि आप इतने प्रश्नों का उत्तर आप अपने नोटबुक से देखें या मेरे YouTube चैनल में सर्च करें तो निश्चित रूप से पाएंगे और नंबर बेहतर पाएंगे। और इस वीडियो को देखने के साथ मैं आपको एक बार कहना चाहता हूँ, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक्स।